मल्लाह उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, वर्मा और पाकिस्तान पारंपरिक नाविक और मछुआरा जनजातीय समुदाय हैं। मल्लाह की एक महत्वपूर्ण संख्या नेपाल और बांग्लादेश में भी पाई जाती है। भारतीय राज्य बिहार व उत्तर प्रदेश में निषाद शब्द में मल्लाह शामिल है और उन समुदायों को संदर्भित करता है जिनका पारंपरिक व्यवसाय नदियों पर केंद्रित है। इन लोगों के लिए सबसे प्रारंभिक संदर्भ रामायण और महाभारत जैसे हिंदू धर्मग्रंथों से मिलता है। निषाद ने महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास के वंशज होने का दावा किया है और वह सत्यवती के पुत्र थे। वे कई अन्य पौराणिक पात्रों का भी दावा करते हैं, जैसे एकलव्य और निषादराज, वन जनजाति के एक नेता जिन्होंने श्री राम की वनवास काल में मदद की थी। मल्लाह हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो नाव पर सवार होता है, और यह अरबी शब्द मल्लाह से लिया गया है। प्रकांड विद्वान कुबेरनाथ राय मल्लाह के अरबी भाषा का शब्द होने को नकारते हुए कहा है कि यह बेबीलोनियन के मल्लुआह का बदला हुआ रूप है, जिसे बेबीलोनिया में नाविक के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका अर्थ है पक्षी की तरह अपने पंख हिलाना। नाव के बीच एक या दो नाविक चप्पू द्वारा चलाते हैं, जो चिड़िया के पंख जैसा प्रतीत होता है। हालांकि यह शब्द पूरी तरह से क्रुक के अनुसार एक व्यावसायिक शब्द है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से नौका विहार और मछली पकड़ने के जल केंद्रित व्यवसाय से जुड़े बड़े समुदाय के लिए किया जाता था। मल्लाह समुदाय की कई उपजातियां हैं, जिनमें केवट, बिंद, निषाद, धीवर, कराबक, झीवर आदि उल्लेखनीय हैं। मल्लाह समुदाय को शुरू में पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता दी गई थी, हालांकि सामाजिक और आर्थिक रूप से वे पिछड़ी जातियों से काफी पीछे थे और दलितों के अधिक करीब थे। इसने कुछ राज्य सरकारों को उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के लिए मजबूर किया, जो अनुसूचित जाति समूहों को प्रदान किए गए आरक्षण के कारण होने वाले लाभों की मांग के उद्देश्य से समुदाय के विभिन्न जाति संगठनों के नेतृत्व में आंदोलन चला रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व पश्चिम बंगाल में मल्लाह केवट अनुसूचित में हैं, इसलिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों के मल्लाह केवट, धीवर, बिंद भी एकरूपता चाहते हैं। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में समुदाय के बीच बढ़ते शिक्षित मध्यम वर्ग ने अपने सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से बड़े मल्लाह समुदाय की विभिन्न उपजातियों को एकजुट करने का आग्रह किया। नतीजतन 1918 में मल्लाह और उनकी उपजातियों के सबसे बड़े संगठन के रूप में अखिल भारतवर्षीय निषाद महासभा अस्तित्व में आई। निषाद महासभा का नेतृत्व रामचरण लाल निषाद वकील और प्यारेलाल चौधरी ने किया था, जिनमें से पूर्व को 1926 में संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के लिए चुना गया था और निषाद और उसकी उपजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आवाज उठाई थी। विभिन्न जाति आधारित संगठन और छात्र संगठन निषाद महासभा ने निषाद नामक एक सामान्य शब्द के तहत मल्लाह की उपजातियों से संबंधित लोगों को संगठित करने की मांग की, जो कि पौराणिक नायकों में अपने अतीत की खोज करने के लिए समुदाय के प्रयास का प्रतीक था, जिसे वे अपने पूर्वज मानते थे। निषाद सभाओं के अपने एकता सम्मेलनों के साथ ऐसा करने के प्रयास और समुदाय के एक आम सदस्य के संवेदीकरण और लामबंदी के अन्य तरीकों को बाद में हिंदुत्व की विचारधारा पर आधारित राजनीतिक दलों द्वारा आगे बढ़ाया गया। 1990 के दशक में जब लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या में एक विवादित स्थल पर राम मंदिर की स्थापना के लिए पूरे भारत में हिंदुओं का समर्थन हासिल करने के लिए अपनी राम रथ यात्रा का आयोजन कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने राज्य में सांप्रदायिक झड़पों को रोकने के लिए कारसेवकों, मंदिर आंदोलन के स्वयंसेवकों को रोकने के लिए गंभीर कदम उठाए। राम मंदिर आंदोलन के समर्थकों ने रामायण की कहानी का आह्वान करते हुए कारसेवकों को जल मार्ग से ले जाने के लिए निषाद समुदाय की मदद मांगी।
जब पवित्र महाकाव्य के एक पौराणिक चरित्र निषादराज गुहा ने भगवान राम की मदद की नदी पार कराने के लिए। सामाजिक इतिहासकार बद्री नारायण तिवारी के अनुसार कारसेवकों को अयोध्या ले जाने के अलावा सरयू और घाघरा नदी के तट पर रहने वाले लगभग 20,000 निषाद भी राम मंदिर के निर्माण में स्वयंसेवकों के रूप में काम करने के लिए अयोध्या गए थे। 1990 के दशक में हिंदुत्व विचारक द्वारा मल्लाह समुदाय को लुभाने का विरोध अन्य राजनीतिक दलों ने किया, जिन्होंने एकलव्य की कहानी के माध्यम से समुदाय को संगठित किया, जिन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य की भक्ति में अपनी उंगली का बलिदान किया था। हालांकि पहले उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था और सीखने के लिए उनके अनुरोध उनके निम्न कर्मकांड की स्थिति के कारण गुरु ने उनको धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया था। दलित और सवर्ण जातियों के बीच संघर्ष 1990 के दशक में ही जारी रहा, जब सवर्ण वर्चस्व वाली राजनीति का समर्थन करने के लिए दलित जातियों को लामबंद करने का प्रयास हो रहा था। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भीषण जातिगत युद्धों का सामना कर रहे थे, जिसमें मल्लाह जैसी दलित जाति सवर्ण जाति की जाति आधारित सेनाओं का शिकार हो रही थी। 1990 के दशक में ग्रामीण बिहार में होने वाले सभी नरसंहारों में लक्ष्मणपुर बाथे 1997 सबसे उल्लेखनीय है, जहां रणवीर सेना एक सवर्ण जाति के मिलिशिया ने मल्लाह समुदाय के सदस्यों सहित 56 दलित जातियों का वध किया, जिन्होंने पहले उन्हें नदी पार करने में मदद की थी। सेना के सदस्यों ने महिलाओं के साथ 15 साल से कम उम्र की 5 लड़कियों के साथ भी बलात्कार किया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी दलित जातियों पर दमन की क्रूर शक्ति उच्च जातियों के सदस्यों द्वारा लगाई गई थी, जिन्हें कई बार दलित जातियों के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा चुनौती दी गई थी। उदाहरण के लिए फूलन देवी, जो एक मल्लाह परिवार में पैदा हुई थीं। ठाकुर राजपूत जातियों के डाकुओं द्वारा बलात्कार किए जाने के बाद परिवार को सवर्ण जाति के वर्चस्व वाले प्रशासन से सभी प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा और अंत में कुख्यात बहमई नरसंहार को अंजाम दिया, जिसमें एक ठाकुर जाति बहुल गांव के पुरुष सदस्यों की एक गिरोह द्वारा हत्या कर दी गई थी। बाद में मुलायम सिंह यादव द्वारा फूलन देवी को उत्तर प्रदेश से सांसद के रूप में आगे किया गया, जिन्होंने अपने जाति के लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता को स्वीकार किया। मल्लाह और उनकी उपजातियां, जिन्हें बिंद कहा जाता है, 1990 के दशक के दौरान बिहार में उच्च मूल्य के संगठित अपराध में भी सक्रिय थे। ये संगठित अपराध अपहरण, लकड़ी की कटाई, सार्वजनिक कार्यों के लिए जबरन ठेका लेना, ऑटोमोबाइल चोरी और तस्करी थे, जो पहले उच्च जातियों के अपराधियों के विशेषाधिकार थे, क्योंकि उन्हें राजनेताओं के साथ संबंध की आवश्यकता होती थी और उच्च पूंजी प्रवाह के रूप में सत्ताधारी शासन से बैकअप की आवश्यकता होती थी। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में पिछड़ी जातियों, विशेष रूप से मल्लाह और यादव जाति के इन अपराधियों ने बिहार के कई क्षेत्रों को अपना आधार बना लिया और उच्च मूल्य के अपराधों को संगठित किया। मल्लाह की आपराधिक प्रकृति का इस्तेमाल पहले ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा भी उन्हें आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 में सूचीबद्ध करने के लिए किया गया था। बुकानन और क्रुक जैसे विद्वान भी इस व्यवहार को अपने स्वभाव में निहित मानते हैं, जिसने संस्कृतिकरण और उच्च स्थिति प्राप्त करने के उनके प्रयासों को रोक दिया। 2000 से पहले की अवधि में लालू प्रसाद यादव के अधीन पिछड़ी जातियों का समेकन देखा गया, जिन्होंने पिछड़े समुदायों के अनुसार उन्हें सवर्ण जातियों के सामने खड़े होने के लिए आवाज दी थी। एक मुख्यमंत्री के रूप में लालू अक्सर राज्य के अनुसूचित जाति बस्तियों का दौरा करते थे और दमन के खिलाफ निचली जाति की भावना को संवेदनशील बनाते थे। इस अवधि में स्थानीय स्तर की राजनीति में मल्लाह सहित कई दलित जातियों का प्रतिनिधित्व देखा गया, जिन्होंने अब कई स्थानों पर मुखिया, ग्राम प्रधान का पद हासिल कर लिया है।
लालू यादव के शासन के शुरुआती दौर में दलित जातियों के नेताओं की प्रमुखता बढ़ी, जिनमें जय नारायण प्रसाद निषाद मल्लाह समुदाय के एक उल्लेखनीय नेता थे। हालांकि यादवों की प्रमुखता ने कई आकांक्षी पिछड़ी जातियों को असंतुष्ट कर दिया, जिन्हें कहीं और चुनावी राजनीति में जगह बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रीय जनता दल में हाशिए पर रहने के बाद दलित जाति इस प्रकार समाजवादी नेता रामविलास पासवान की ओर बढ़ी, जिन्होंने संख्यात्मक रूप से कमजोर पिछड़े समुदायों और प्रमुख दलित जाति दुसाध का समर्थन किया। मल्लाह समुदाय ने बाद में 2015 तक नीतीश कुमार का समर्थन किया। जब मुकेश साहनी ने बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया, साहनी ने खुद को मल्लाह का बेटा या सन ऑफ मल्लाह कहा और निषाद समुदाय के बीच समर्थन पैदा किया, जो बिहार के कुछ हिस्सों में चुनावी रूप से प्रभावशाली थे। प्रारंभ में मल्लाह जाति के नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके अभियान ने 2014 के चुनावों में समुदाय को भाजपा के पक्ष में वोट दिया, लेकिन बाद में वे बिहार में विपक्षी दलों के एक महागठबंधन बिहार में शामिल हो गए, जिसमें राष्ट्रीय जनता भी शामिल थी। मल्लाह समुदाय कम से कम पूरे बिहार में मौजूद है। मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे जिलों में इनका दबदबा है। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में राजनीतिक रूप से वे भूमिहार, राजपूत, कोइरी, कुर्मी और यादव को पीछे छोड़ते हुए सबसे प्रभावशाली जाति के रूप में उभरे हैं। दशकों से इस निर्वाचन क्षेत्र के सांसद मल्लाह जाति से ही रहे हैं। पाकिस्तान के सिंधी में मल्लाह पारंपरिक रूप से नाविक और मछुआरे हैं, जो सिंधु डेल्टा के इनलेट्स के साथ रहते हैं। वे सिंधी बोलते हैं और मोहना जनजाति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। मल्लाह मुख्य रूप से थट्टा और बदीन के तटीय जिलों में पाए जाते हैं और अधिकांश अभी भी मछुआरे हैं। कई लोगों ने अपने पारंपरिक निवास क्षेत्रों को समुद्र में बहते देखा है। सिंधु डेल्टा की भी गाद भर रही है, जिससे खेती करना मुश्किल हो जाता है। एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय पशुपालन है, जिसमें मल्लाह मवेशी पालते हैं। हालांकि जट्टू के करीब जो रहते हैं, जिनका रीति रिवाज मल्लाह के समान है, लगभग कोई अंतर्विवाह नहीं है। मल्लाह समुदाय में कई कुलों का समावेश होता है, जिन्हें नुख कहा जाता है। सबसे बड़ा मल्लाह नुख दाबलो है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नाविक या तो मल्लाह या झाबेल जनजाति के हैं। दक्षिण पश्चिम पंजाब में वे अक्सर खुद को राजपूतों का एक कबीला होने का दावा करते हैं और मुख्य रूप से सिंधु के किनारे पाए जाते हैं। वे खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले के उत्तर में फैले हुए हैं, जहां मुख्य रूप से सिंधु के तट पर मल्लाह बस्तियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में कई मल्लाह किसान हैं और उन्होंने नाविकों के रूप में अपना पेशा छोड़ दिया है। वे आम तौर पर नाव प्रबंधन के अपने विशेष व्यवसाय को अन्य व्यवसायों जैसे मछली पकड़ने और वाटरनट की खेती के साथ जोड़ते हैं। पंजाब में मल्लाह मुख्य रूप से मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, राजनपुर, उच शरीफ और लिया जिलों में पाए जाते हैं और कहा जाता है कि मूल रूप से झिनवार झीमवर हैं। जबकि बहावलपुर, मल्लाह, मोहना और झाबेल के बारे में कहा जाता है कि उनका मूल है। मोहना मछुआरे हैं, मल्लाह नाविक हैं और झाबेल किसान हैं। मल्लाह सरायकी बोलते हैं और पूरी तरह सुन्नी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हजारा डिवीजन में भी मल्लाह समुदाय हैं। वे सिंधु नदी के किनारे हरिपुर और मनसेहरा जिलों में रहते हैं और पंजाबी की एक बोली हिंद को बोलते हैं।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, काजीपुर, संत कबीर नगर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, फतेहपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, उन्नाव, बरेली, बदायूं, मुजफ्फरनगर, शामली, आगरा, कानपुर, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, एटा, कासगंज में मल्लाहों की बड़ी संख्या है। अधिक या कम प्रदेश के हर जिले में मल्लाह की संख्या है। पूर्वांचल में मल्लाह केवट ओडबिंद कहते हैं। ये हिंदी, भोजपुरी, अवधी भाषा बोलते हैं और ब्रज क्षेत्र में ब्रज भाषा बोलते हैं। शामली, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में मुस्लिम मल्लाह माहीगीर हैं, जो अब केवट मल्लाह का प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मल्लाह कश्यप व धीवर, तुराहा के नाम से ज्यादा पहचाने जाते हैं। मल्लाह शब्द का इस्तेमाल नाव चलाने वाले के लिए प्रयुक्त किया गया है। विलियम क्रुक के अनुसार यह एक व्यावसायिक नाम है। मल्लाह अरबी शब्द है जो नाव खेने वाला या चिड़िया की तरह पंखे हिलाने वाले के लिए कहा जाता है। यह शब्द अरबों के आगमन के बाद प्रचलन में आया है। अरबों के आगमन से पूर्व नाव चलाने वाली एवं मछली मारकर जीविका चलाने वाली जाति को निषाद अथवा दास या कैवर्त कहा जाता था। कैवर्त संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ केवट होता है। इस प्रकार मल्लाह, केवट व निषाद एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। गहराई से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि निषाद एक वंश है तथा मल्लाह, धीवर, बिंद, केवट आदि इससे निकले हुए समूह हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में रहने एवं परिस्थितिवश या व्यवसायों के आधार पर अलग अलग नामों से जाने जाने लगे। प्रारंभ में तो हिंदू मल्लाह ही नाविक व मत्स्य आखेट में लगे थे, परंतु बाद में मुसलमान भी इस कार्य में लग गए। मल्लाह जो धर्मांतरित हुए, उत्तर प्रदेश में उन्हें माहीगीर कहा जाता था, लेकिन अब ये अपने मल्लाह, केवट ही कहने लगे हैं। मुस्लिम मल्लाह मुजफ्फरनगर, शामली व सहारनपुर में पाए जाते हैं, जो हिंदू मल्लाहों की तरह मछली पकड़ने, नाव चलाने व नदी कछार में खरबूज, तरबूज, सब्जी की खेती करते हैं। हिंदू मल्लाह यह एक बहुत पुरानी जाति है। कितनी पुरानी है का सही अभिज्ञान नहीं लगाया जा सकता है, परंतु अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र के वनगमन के समय निषादराज का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने श्री रामचंद्र को नदी पार कराया था। निषादराज नाविकों व मछुआरों के राजा थे। यह लोग बड़ी बड़ी नदियों व समुद्रों में बड़ी बड़ी नावों को चलाकर माल ढोने का कार्य करते थे। मल्लाह नामकरण माल्ला अर्थात माल, सामग्री लाने वाले को कहा गया है। मल्लाह दो शब्दों मल्ल योद्धा, वहां कहा गया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ जिसे योद्धा कहा गया होता है। क्योंकि नदी, समुद्र में आंधी तूफानों का मुकाबला करना अत्यंत साहसी, बहादुर व योद्धा के ही वश का काम है। उर्दू में मल्लह का अर्थ नाखुदा होता है। खुदा ना खुदा का अर्थ अल्लाह, मल्लाह होता है। व्यापारी लोग अपना माल मंगाने व भेजने हेतु इन्हें मल्लाह कहकर पुकारते थे। एक अन्य कहावत के अनुसार प्राचीन काल में समुद्री लुटेरों से नावों व माल को बचाने व डाकुओं से मल्ल युद्ध करने वाले लोगों को मल्लाह कहा गया है। नाव चलाने के साथ ही समुद्रों, नदियों, झीलों व तालाबों में मछली पकड़कर बेचना व आय अर्जित कर जीविकोपार्जन करना भी इनका व्यवसाय रहा है। आथ कार्य के अनुसार इन्हें मल्लाह, केवट, निषाद, मछुआ, धीवर, करवाहा, मांझी, मझवार नाम से पुकारा जाता था। एक बात यह स्पष्ट होती है कि मल्लाह एक परंपरागत जाति है
एवं अन्य व्यावसायिक नाम है, परंतु यह बात भी प्रकाश में आई कि यह सभी व्यावसायिक नाम वाले लोग मल्लाह जाति से ही निकले हैं एवं आपस में वैवाहिक संबंध भी करते हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि सभी मल्लाह हैं। वर्तमान में मल्लाह का परंपरागत व्यवसाय यद्यपि कम हो गया है, फिर भी इन्हें परंपरागत नाम से ही पुकारा जाता है। पड़ोसियों से जब यह जानकारी चाही गई कि अब यह नाव नहीं चलाते हैं, न ही मछलियों के व्यवसाय से जुड़े हैं, तो फिर इन्हें मल्लाह क्यों कहा जाता है, तो लोगों ने बताया कि यह इनका परंपरागत जाति नाम है। यह भी बताया गया कि अन्य जाति के जो लोग यह व्यवसाय करते हैं, उन्हें मल्लाह नहीं कहा जाता है, उन्हें उनके परंपरागत जाति नाम से ही पुकारा जाता है। जैसे मुस्लिम जुलाहा यदि मछली पकड़ने या नाव चलाने के कार्य में लगा है, तो उसे मुस्लिम जुलाहा ही कहा जाता है, न कि मल्लाह या मछुआ। मल्लाह लोग अपने को रामायण में उल्लिखित निषादराज के वंशज मानते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र को वनगमन के समय नदी पार कराया था। केवट जाति के लोग भी यही कहते हैं और अपने को निषादराज की संतान बताते हैं। मल्लाह का नाव व जल से काफी पुराना रिश्ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि केवट व मल्लाह एक ही हैं। स्थान स्थान पर इनके भिन्न भिन्न नाम है। नाव पार होने के बाद भी श्री रामचंद्र ने निषादराज के सेवक केवट को पारिश्रमिक के रूप में अंगूठी देनी चाहिए, परंतु केवट ने अंगूठी लेने से इनकार करते हुए कहा कि हम दोनों एक ही व्यवसाय में हैं, एक मैं जो समुद्र रूपी भवसागर पार कराता हूँ और एक आप जो संसार रूपी भवसागर से पार करवाते हैं। आप भी मल्लाहनाथ, हम भी मल्लाह हैं। कहीं मल्लाह भी मल्लाह से खेवाई लेत है, यानी मल्लाही मल्लाह से नाव की खेवाई व उतराई नहीं लेता है। अरबों के आगमन के पूर्व नाव चलाने एवं मछली मारकर जीविका चलाने वाली मत्स्यजीवी जाति को निषाद अथवा दास या कैवर्त कहते थे। केवर्त संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी अर्थ केवट है। इस प्रकार मल्लाह, केवट और निषाद एक दूसरे के पर्यायवाची है, परंतु गहराई से समीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि निषाद एक वंश है तथा मल्लाह, केवट आदि इससे निकली हुई जातियां हैं, इसलिए मल्लाह व केवट आदि निषाद टाइटल लिखते हैं। मल्लाह हिंदू व मुसलमान दोनों जातियों में पाए जाते हैं। यह विवरण हिंदू मल्लाह के बारे में है। यह एक बहुत पुरानी जाति है। यह लोग बड़ी बड़ी नदियों व समुद्रों में बड़ी बड़ी नावों को चलाकर माल ढोने का कार्य करते रहे हैं। पड़ोसियों द्वारा इन्हें मल्लाह, केवट या निषाद, धीवर, करवल, कछवाहा, मांझी के नाम से पुकारा जाता है। मल्लाह जाति के लोग अपने को निषादराज के वंशज मानते हैं। निषाद विंध्य पहाड़ियों की एक जनजाति बताई गई है। इनके उद्गम स्थान के बारे में यदि रामायण को आधार माना जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज व चित्रकूट के आसपास से जोड़ा जा सकता है। वहीं से यह नदियों के किनारे किनारे दूर दराज स्थानों पर बिखरते चले गए। प्राचीन काल में नदियों व समुद्री मार्गों से नाव द्वारा व्यवसाय माल लाना, ले जाना, मछली व्यवसाय, सेना का आगमन, बाढ़ प्रबंधन आदि में इन जातियों का उपयोग बहुतायत में होने से इनका पलायन व बिखराव होता गया। नदियों पर पार उतारना, बालू, मोरंग की खोदाई, मछलियों का व्यापार इन्हीं जातियों की मेहनत पर आधारित था। वर्तमान में मशीनीकरण, आधुनिकीकरण, पुलों का निर्माण हो जाने एवं खनन कार्य में वृहद ठेकेदारी प्रथा लागू हो जाने से इन जातियों की उपयोगिता कम हो गई है, जिसके कारण इन्हें अपने व्यवसाय बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। यह अधिकांशतः मजदूर बनकर रह गए हैं। मल्लाह को मांझी भी कहते हैं। मांझी एक पदनाम है जो नाव के बीच में बैठकर नाव को दिशा निर्देश देता है। मध्य में बैठने के कारण इन्हें मांझी कहा जाता है।
नदी, नालों, झीलों एवं तालाबों से जुड़ी यह जातियां प्रदेश के कोने कोने में फैली हैं। प्रदेश में जहां जहां नदियों का फैलाव है, यह जाति उसके दोनों किनारे पर बसी हुई है। नदियों से हटकर कुछ परिवार आजीविका की खोज में अन्य स्थानों पर भी जाकर झीलों और तालाबों के आसपास के गांवों में बस गए एवं मछली पकड़ना व कुछ ने सिंघाड़ा लगाना बेचना प्रारंभ किया है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं, अर्थात पिता या पुरुष का स्थान महिलाओं से ऊंचा होता है। किसी भी गंभीर मामले में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों से रायमशविरा करके ही निर्णय लिया जाता है। बच्चे व बड़े पुरुष वर्ग मछली पकड़ने जाते हैं, इनमें से एक सदस्य मछली बेचने निकलता है। कहीं कहीं महिलाएं व लड़कियां भी मछली बेचने जाती हैं। शहरों में ठेकेदारी प्रथा है, अर्थात बेचने का कार्य केंद्रित है। यह अपनी मछली लेकर विक्रय अड्डे पर जाते हैं और वहीं बेच देते हैं। ठेकेदार इनसे सस्ते दर पर मछली लेता है। ठेकेदार इनसे मछली क्रय कर पुनः बेचता है। यदि इन लोगों को रास्ते में फुटकर खरीदार मिल जाते हैं तो भी वे मछली बेच देते हैं। नाव चलाने की प्रथा अब कम हो गई है, अतः अब यह लोग मजदूरी करना या बांध, रस्सी बनाना, जाल बनाना आदि कार्यों को अपनाए हुए हैं। यह कार्य घर के सभी वयस्क सदस्य करते हैं। मछली पकड़ने व जाल डालने का कार्य समूह करते हैं। बाद में सभी लोग मछलियों बांट लेते हैं। गोत्र एवं उपजाति। इस जाति के लोगों को गोत्र की सही जानकारी नहीं है। कुछ लोग अपने को कश्यप गोत्र का कहते हैं। एक अन्य मत के अनुसार इन्हें मीन, मीच, बोयरा, काशी, नाग, अलीमान आदि गोत्र का बताया है। इसी संदर्भ में मल्लाह के उपवर्ग चाई, तियर, मुड़ियारी, बाथम, मुड़िया, खुलवंत, घोघ, कढ़ार, सोरहिया, बनपर, खुलवट, गोड़िया, मुड़ियारी, बथवा, रमगढ़िया, जरिया को कुछ लोगों ने इनका गोत्र बताया है। उपजाति के बारे में विलियम क्रुक का कहना है कि स्थान स्थान पर मल्लाह जाति को केवट, धीवर, करबक, निषाद, कछवाहा, माझी, कुंभालिक, जालिक, मुड़ियारी, बाथम, बघरिया, गोरिया, तियर, तियार, तुरैहा, ढेलफोरा, मनोहर, सोनहार, तुरैया, राजघटिया, कुलवंत व घेरिया, खरौटिया आदि उपजातियां हैं। मल्लाह जाति का परंपरागत व्यवसाय नाव चलाना व मछली मारना रहा है। जिनके पास अपनी नावें हैं, वे लोग अपनी जाति के लोगों को नौकरी पर रखकर मछली मारने का कार्य करवाते हैं। कालांतर में मुसलमान जाति के लोग भी इस कार्य में आ गए। उन्हें भी पेशे के आधार पर मल्लाह कहा जाने लगा। इसके कारण हिंदू मल्लाहों का व्यवसाय छिन गया। कालांतर में बड़ी बड़ी नदियों पर पुल बनाना प्रारंभ हुआ, जिसके कारण भी इनका व्यवसाय कम होता गया। इसके साथ ही रेल व राजमार्ग बन जाने से नदियों के रास्ते माल वाहन कार्य पूर्णतया लुप्त हो गया। इन घटनाओं के फलस्वरूप यह जातियां नदियों के किनारे कृषि कार्य, बालू, मोरंग खदान एवं मजदूरी में लग गए। अंग्रेजी शासनकाल में ही राजमार्ग एवं रेल मार्ग के पुल बनने से नदी के दोनों किनारों की इनकी कृषि भूमि भी छिन गई और इन्हें उस जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला, क्योंकि वह जमीन इनके नाम नहीं लिखी थी। कुछ लोगों के नाम जमीन के कागजात थे, उन्हें मामूली मुआवजा दिया गया। शहरों एवं गांवों में पक्के मकानों के निर्माण के कारण बालू व मोरंग की खपत बढ़ने से इनके खदान में ठेका प्रथा प्रारंभ हो गई। ठेकेदारी धनाढ्य लोगों के पास रहती है और यह उसमें मजदूरी करते हैं। इनके परंपरागत पुश्तैनी पेशा छीन जाने से ये पलायन के भी शिकार हुए।